वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे पार्ट 1 में कर लिया था हमारे कुछ किसानों और ई स्टेटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। हमने देखा था कि भाई जीवन में संघर्ष चल रहा था। जो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, सेकंड दूसरा एस्टेट और तीसरा एस्टेट कर दिया करता था। और कुछ कर भी देखे थे हमने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर। चलिए आज हम देखेंगे मध्य वर्ग के ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। हमने पिछले वाले में ये देखा था कि मध्य वर्ग जो है वो संपन्न था। ये तीसरे एस्टेट में तो आता था, मगर ये क्या था, ये संपन्न था। जो दूसरे वर्ग थे, किसान हो गए या फिर जो कामगार हो गए, काम करने वाले फैक्ट्रियों में, वो सब भी विद्रोह करते थे उनपे जब दिक्कतें आती थी, मगर उनका विद्रोह नहीं चल पाता था क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे। बट मध्य वर्ग वाले ऐसे थे जिनके पास संसाधन भी थे, ये लोग शिक्षित भी थे, पैसे भी थे और तीसरे स्टेट में भी थे और टैक्स भी यही देते थे। तो इन सब ने अपना विशेषाधिकार मांगे कि भाई हम पैसा कमाते हैं, हमें विशेषाधिकार दो। चलिए देखते हैं क्या क्या अधिकार मांगना शुरू कर दिया इन्होंने। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। तो 18वीं सदी में जो है एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। जिसने कैसे अपनी जो संपत्ति है वो अर्जित की थी, व्यापार करता था। ये व्यापार किया करता था, ऊन का, रेशमी कपड़ों का ये निर्यात करते थे। समृद्ध लोग थे ये, ठीक है। और उत्पादन के बल पर इन्होंने कई तरीके की संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है अर्जित कर ली थी। इनके पास कई तरीके की प्रॉपर्टीज थी। तो ये पैसे वाले लोग थे, मगर थे तीसरे ही स्टेट। और इन्होंने ही रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। ईजन किसानों के पास तो कुछ था ही नहीं, कहां से करते, इनके पास पैसा तो कर सकते थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था, ये समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे, पहले दूसरे वाले खरीद लेते थे। अब तीसरे स्टेट में इन सौदागारों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो प्रशासनिक सेवा वाले जो लोग थे, जो प्रशासन में काम करते थे, वो जो वकील थे, वो सब भी इस तीसरे स्टेट में आते थे, मतलब मध्य वर्ग में आते थे, क्योंकि उनके पास भी पैसा था। ये सभी पढ़े लिखे थे बिल्कुल। और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मता अधिविशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, कि भाई आप सबके पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? जन्म से विशेषाधिकार जो है बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता तो मतलब योग्यता के अनुसार ही हमें उनका जो है विभाजन करना चाहिए, ना कि जन्मजात। अगर किसी का जन्म बड़े घराने में हुआ है तो वो बड़ा ही हो, जरूरी नहीं। हमें जन्म से किसी को विशेषाधिकार नहीं देने चाहिए, ये कहना था इन मध्य वर्ग वाले, वकील, पैसे वाले लोग, प्रशासनिक सेवा वाले, व्यापारी, ये सब। समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना, तो स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसर मिलने चाहिए सबको, इस तरीके की परिकल्पना जो है ना मध्य वर्ग में होने लग गई। तो उसमें निकल कर आया कुछ परिकल्पना या फिलोसफर्स, जॉन लॉक और जॉक रूसो। तो रूसो भी आया और जॉन लॉक भी आया, जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। तो इस तरीके के कई तरीके के विचार जो है वो इन दोनों ने प्रस्तुत किए थे। यहां से आपको पता लग गया कि भाई ये विचार जो है प्रस्तुत किए गए, ठीक है, ये हमने देख लिया। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में अपने इसने एक बुक लिखी थी भाई। इसने क्या लिखी? एक बुक, किताब लिखी। किसने? दार्शनिक था ये,
लॉक, उसने क्या लिखा जॉन लॉक ने? टू टेट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी, लॉक ने क्या बताया भाई? राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। ये राजा जो है उसके पास कुछ ज्यादा ही अधिकार होते हैं, इतने अधिकार होने नहीं चाहिए जितने राजा के पास होते हैं। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा कि भाई हम ये तो देख रहे हैं कि राजा जो है वो देवी है और निरंकुश उनके पास अधिकार है, ऐसा माना जा रहा था, जो बिल्कुल सही नहीं था। उसका जो है इसने अपनी ये बुक जो है टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में खंडन किया और रूसो ने भी उसे आगे बढ़ाया और सामाजिक अनुबंध मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे होनी चाहिए, लोगों और सरकारों में जो है परस्पर समन्वय होना चाहिए। अब समन्वय तो उस समय हो नहीं पाता था, राजा तो राजा है, वो कहां से नीचे आना चाहेगा। और एक और हमारा फिलोसोफर दार्शनिक मिला है मोंटेस्क्यू, कौन? मोंटेस्क्यू नाम का। उसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। तो मोंटेस्क्यू का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मोंटेस्क्यू एक ऐसा था जिसने हमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा। आज भी वही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब के बीच जो है सत्ता विभाजन की बात करी किसने? मोंटेस्क्यू। ये तीन हमने दार्शनिक पढ़ लिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद किया, घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। तो मोंटेस्क्यू ने जो यहाँ पे बोला ना मध्य वर्ग में, उसी के मॉडल की सरकार बन गई। कहां पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ब्रिटेन हार गया तब। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान, उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो राजनीतिक जो चिंतक थे ना, जब उन्होंने अमेरिकी संविधान और वो सारी चीजें देखी तो उन्हें गारंटी हो गई, उनको प्रेरणा मिली और एक महत्वपूर्ण स्रोत मिल गया कि भाई व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए, मतलब फंडामेंटल राइट, उनके बारे में कुछ स्रोत मिल गया फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों को। ठीक है, ये हमने देख लिया, राजनीतिक चिंतकों को कुछ स्रोत मिल गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुई। तो ये जो दार्शनिक थे ना, ये जो फिलोसोफर्स थे, ये जो बोला करते थे, अपनी जो थ्योरी स्पीचेस देते थे, जो लिखा करते थे, उन्हें पढ़ पढ़ के लोग जो है उन पे बहस करने लगे, उनमें गर्मा गर्मी हो गई, लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया इनके विचारों पर, और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो पुस्तक और अखबार वहां लिखाए गए, वहां पे उन्होंने लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, इन सब के जो है दार्शनिकों को लिखित में रूप में प्रस्तुत किया। तो पुस्तकों या अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता, क्योंकि कुछ लोग जो है अनपढ़ होते, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अगर जोर से पढ़ेंगे तो उनको समझने में तो आ सकता है। इसी वजह से लोगों के बीच जोर जोर से पढ़कर बोला जाता था। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब लुई 16 के बोझ बढ़ गया, उसका कर्जा इतना बढ़ चुका था कि अब उसे कर लगाना ही पड़ेगा। अब कर लगाना पड़ेगा तो मध्य वर्ग का फिर से गुस्सा भड़क गया कि भैया आप कर क्यों लगा रहे हो, लगाओ तो सब पे लगाओ, हम अकेले क्यों क्यों कर्ज दे भाई। अब चलिए आगे देखते हैं। क्रांति की शुरुआत तो हमने देख लिया, तो हमने ये सारी चीज देख ली। अब हम देखेंगे क्रांति की किस तरीके से शुरुआत हुई। ये फिलोसोफर्स आए, इन्होंने सारी चीजें बताई,
अब हम देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई भाई। ये सारी चीजें तो हो गई, मध्य वर्ग जो है बहुत ज्यादा इन सब चीजों में उलझा रहा और विशेषाधिकार मांगता रहा, दिया नहीं अभी तक उनको कि भाई हम तो टैक्स लेंगे, कर लेंगे, जो करना है कर लो। तो फिर क्रांति हुई। जब आप कुछ मानोगे नहीं किसी की बात, अगर वो सही बात है और आप मान नहीं रहे, तो क्रांति तो होगी। इतिहास यही बताता है कि जब भी कोई शोषण होता है तो क्रांति जन्म लेती है। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। कि भाई क्या कारण थे कि लुई द 16 जो है उन्होंने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? चलिए देखते हैं कैसे किया उसने। कर बढ़ाना शुरू किया। अब कर बढ़ाएंगे तो वैसी क्रांति की बढ़त उठेगी, चिंगारी है। प्राचीन राजतंत्र के तहत, जो प्राचीन राजतंत्र होता था ना उनका, ओल्ड रिजिम, ओके, वी आर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल मीन्स जो प्राचीन राजतंत्र था, जो प्राचीन रिजिम थी, के तहत जो फ्रांसीसी सम्राट है अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। तो पहले के जो 14-15 लुई थे ना, वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा पाते थे। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। 16 भी वही करेगा। तो इन्हें मंजूरी लेनी पड़ती थी एस्टेट जनरल की मीटिंग से। अब एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाती है। तो जो सम्राट है, जो लुई 16 है, वही बताएगा कि भाई कब इसकी बैठक बुलाए। अब इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो तो 1614 में बुलाई गई थी। तो अब क्या हुआ कि इसने बैठक बुलानी जरूरी थी क्योंकि कर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 जुलाई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई कि भाई बैठक आ गई, जिसको आना है अपने अपने प्रतिनिधि भेजने भेजिए, हम लेने को तैयार हैं क्योंकि हमें कर बढ़ाने हैं। तो किस किसने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे वो हम देखते हैं। तो प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया कि भाई वर्साय का एक भवन चुना गया जिसमें राजा बैठता था भी वैसे ही। तो उसको जो है सजा दिया गया कि भाई आइए हमारे साथ मीटिंग करिए। पहले और दूसरे स्टेट इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने कतारों में बिठाए गए। वे 300 इधर 300 इधर 300, हम आमने सामने बैठेंगे और पहली कतार में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हम नोबल है, हम पादरी हैं, क्लर्जी है, हम कुलीन है, वर्ग के हैं। तो ये सारी चीजें जो है हुआ करती थी। ठीक है, ये हमने यहां से देख लिया। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे पड़े खड़े हो गए। पीछे पड़े नहीं, पीछे पड़ेंगे बाद में, मगर अभी तो सिर्फ खड़े हुए थे यहाँ पे मीटिंग में। 600 बुलाए थे, 600 आगे, 600 इधर, 600 उधर। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। असल में किसान तो करेंगे नहीं, शिक्षित वर्ग ही करेंगे। उनको तो पता नहीं था स्टेट भी होता है कुछ। तो किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। भाई कोई आया तो वहीं से लौटा देंगे, जेल बंद कर देंगे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तो वो आ नहीं सकते थे, वहां पे वर्जित था उनका। मगर जो दूसरे प्रतिनिधि है ना, अमीर लोग, वो लेकर आ गए। उनके कुछ दोस्त बंधु होंगे तो लेकर आ गए उनकी चीजें कि भाई हमारे कुछ फ्रेंड्स की डिमांड है, पूरी करो। अब एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार मीटिंग में ये सारी चीजें हुई। 600 प्रतिनिधि आ गए, सबके सब एक एक कतारों में बैठ गए। चलिए बैठ तो गए, अब आगे क्या होगा वक्त बताएगा। तो एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। तो हर एक वर्ग जो है वो एक मत देगा भाई। क्या देगा? हर एक वर्ग एक मत देगा, मतलब एक वोट देगा। मतलब
फर्स्ट एस्टेट एक वोट देगा, सेकंड एस्टेट एक वोट देगा, थर्ड एस्टेट, तीसरा एस्टेट एक वोट देगा। अब तीसरा एस्टेट नाराज कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुके हैं, भाई यही करेंगे ताकि करों को इम्पोज कराया जा सके, पास कराया जा सके सबके ऊपर। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई एक एक से कुछ नहीं होगा, पूरी सभा से मतदान कराओ, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, मतलब हर एक सदस्य एक वोट देगा। अब हर एक एस्टेट एक एक वोट नहीं देगा, अब हर एक सदस्य एक वोट देना चाहिए, ये बोला गया। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको बताया था, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर निकल गए। अब लुई 16 ने बोला कि भाई हमें तो कर लगाना है, हमें तो अपना पैसा चाहिए, वरना हमारा राजमहल कैसे खड़ा रहेगा, हमारे जो सुविधाएं है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये सब बातों के चलते तीसरे स्टेट के विरोध जताते हुए सबके सब बाहर निकल गए कि हम इस मीटिंग ही नहीं कर रहे, भाड़ में जाओ, सबके सब हम मीटिंग करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे मीटिंग करके जब आप हमारी बातें नहीं मान रहे? तो सीधी सी बात है, बातें माननी जरूरी है। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। तो क्या मानते थे कि भाई ये संपूर्ण जो है फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता है। क्या है भाई? प्रवक्ते हैं। कौन? तीसरे स्टेट के लोग, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, मानते थे। तो 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। बोले कि भाई सरकार तो कुछ नहीं मान रही, किंग तो वैसे ही अड़ा हुआ है कि कर जो है लगा देंगे, तो चलो हम ही कुछ करते हैं। तो वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में सबके सब मिल गए 20 जून को और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। भाई हम सब जो है क्या है, नेशनल असेंबली है, आपको जो करना है कर लो। हम सब तो अब क्या है, नेशनल असेंबली बन चुकी है। देखिए हम सब नेशनल असेंबली है, जो करना है कर लो। ये चीजें होने लग गई और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। कि भाई जो भी इस असेंबली में आया है ना 20 जून को, जब तक संविधान नहीं बनेगा कोई भी असेंबली जो है भंग नहीं होगी, चलती रहेगी। उनका नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? मिराबियो और आबेसिये। तो मिराबियो और आबेसिये जो है ना, ये उनका नेतृत्व कर रहे थे। मिराबियो का जन्म कुलीन वर्ग में हुआ था। मिराबियो जो कुलीन वर्ग में था फिर भी इनका वर्चस्व था। क्यों? क्योंकि लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था और वो चाहता था ये सामंती जो विशेषाधिकार है इनको खत्म कर दिया जाए। वो खुद कुलीन परिवार से था, उसको खुद को विशेषाधिकार मिले हुए थे, मगर वो इस चीज को जानता था कि विशेषाधिकार गलत है। और आबूसिये कौन था वो भी देखेंगे। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दे दिया। किसने? मिराबियो ने। अब हम आते हैं किस पे? आबेसिये पे, जो असेंबली लीड कर रहे थे। आबेसिये मूलतः कौन था? पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या है नाम की कोई किताब वगैरह लिखी होगी, शीर्षक से अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी, पैम्पलेट प्रचार पुस्तिका जो है लिख दी उसने। इसने आबेसिये ने। चलिए आगे चलते हैं। ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे नेशनल असेंबली की। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। तो जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी ना, पूरा का पूरा जो फ्रांस है वो आंदोलन हो चुका था कि भाई आंदोलन होने वाला है, कुछ भी नहीं बचा, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। उस टाइम क्या है कि विंटर चल रहा है, बारिश हो नहीं थी, ओले पड़ गए, फसलें खराब हो गई।
सूखा आ गया, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू गई, वैसे ही हम नहीं खरीद पा रहे, अब तो लगता है देख भी नहीं पाएंगे। तो बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी करने में जुट गए। बेकरी मालिकों ने देख लिया कि भाई सबको कीमतें बढ़ने वाली है, तो पहले से ही सारे माल उठा के खरीद के रख लो ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर दवा बोल दी। अब आप समझ लो कि कीमतें बढ़ चुकी है, पाव रोटी एकमात्र खाने का स्रोत है, लंबी लाइन लगा रखी है और एक एक को आने दिया जा रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। तो औरतों को अपने बच्चों सब परिवारों को खाना वाना सब खिलाना था, औरतें ही जाती थी ज्यादातर पाव रोटी लेने। तो लाइन में जब लगी ना, तो वहां पे क्या है, धीरे धीरे जाया जा रहा था, जबकि उनके बच्चे और परिवार जो घर पे भूखा था। तो वहां पे धावा बोला फिर औरतों ने कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चे सब भूखे से मर जाएंगे। तो धावा बोल के सारी चीजें लूट ली गई, पाव रोटियां जो है लूट ली गई। रोटी भी लूटते हैं, पहली बार देखे, मगर ये लूटा जाता है। जब भूख इंसान को बहुत ज्यादा तड़पा देती है तो इंसान इस तरीके की चीजें करने में जुट जाता है। जब अत्याचार एक हद से ज्यादा बढ़ जाए उसके बाद आपको विरोध करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। अब जब गुस्साए भीड़ ने ये धावा बोल दिया कि भाई कुछ भी कर लेंगे, तो सम्राट ने बोला कि भाई सेना लाओ। तो क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नस्ताबूद कर दिया। जब सेना बुला ली, उन्होंने कहा भाई सेना बुला के किन क्या जताना चाह रहा है, वो ज्यादा ताकतवर है, हम बताते हैं हम कितने ताकतवर। तो जनता ने क्या किया, जनता गई बास्तिल के किले पे और उसे धावा बोलकर खत्म कर दिया। भाई ये लो आपकी जेल, जिसपे आप ताकत जता रहे थे, सारे हमारे चीजों को यदि बेचते थे, हम जेल ही उड़ा दी, ताकत ही कम होगी उसकी। 14 जुलाई 1789, शुरुआत में हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था की बात हो रही है, नस्ते नाबूद कर देंगे, कर दिया। और देहाती इलाकों में गांव गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए। तो जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े। फिर चीजें फैल गई कि जो दूसरे मालिक लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे गुंडे बुला लिए कि सारी की सारी फसलें सब खराब कर देंगे। तो किसानों ने भी आंदोलन कर दिया, उधर बेचलों को ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने क्या किया, चेतियों मतलब ग्रामीण किले जो है उन पर आक्रमण करके उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। भाई हमसे लगान लोगे, सारे दस्तावेज जला देते। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, तो भाई हमें जला नहीं दे, भाग दो। और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली, भाई यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया हमारा, यहाँ से दाना पानी उठ चुका है, अब हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। उनने कहा कि चलो ठीक है, हम आपकी नेशनल असेंबली को मान्यता देते हैं, आप जो संविधान बनाओगे उसे हम मान्य कर देंगे। और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। उसकी सत्ता पर अब से किसका होगा, उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। ठीक है, तो उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। और फिर क्या हुआ कि 4 अगस्त का दिन आ गया। और 4 अगस्त को क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था है ना, उसके उन्मूलन का, उसको नष्ट करने का आदेश पारित कर दिया कि भाई कोई कर आप पे नहीं लगाया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कर आपसे वसूल नहीं किया जाएगा, ये बता दिया गया। चलिए ये बता दिया, तो पादरी वर्ग के लोगों को भी बोला कि भाई आपके जितने विशेषाधिकार हैं छोड़ दो, और जबरन छुड़वाए गए, विवश किया गया उनको, भाई आप छोड़ो वरना आपकी हालत खराब कर देंगे। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। अब चर्च के पास कोई भूमि नहीं है, सब कुछ लोगों के पास है। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। जो सरकार बनी ना नेशनल असेंबली, उसके हाथ में आ गई जो संविधान बनाई है। तो हमने ये यहां तक देख लिया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये क्या है, किसान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, लूट रहे हैं सारी चीजें, अपने लिए खाना वगैरह लूट रहे हैं।
क्योंकि वैसे ही महंगाई है, कुछ नहीं मिल रहा, तो लूट के ही काम चलाएंगे, ये सारी चीजें हो रही है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है ना, उसको कहते हैं हम संवैधानिक राजतंत्र। तो मोनार्की तो पहले से था, अब कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया नेशनल असेंबली का, तो वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।